साथियों, सम्मानित साथियों, डॉक्टर शांति सुमन को हम नवगीतकार के रूप में जानते हैं। सन 1970 में उनका पहला संग्रह प्रकाशित हुआ, ओ प्रतीक्षित, और 2016 में उनका जो इधर तक का जो ताजा संग्रह है, गीत संग्रह, वह प्रकाशित हुआ, लाल टहनी पर अड़हुल। माने 1970 से लेकर 2016 तक की बहुत लंबी यात्रा उन्होंने की है गीत की। आप यूं भी कह सकते हैं कि इस बीच में जनगीत के एक तट पर है, दाईं ओर तट पर आप कह सकते हैं कि नवगीत है, वो नवगीत का तट है, और बाईं ओर जनगीत का तट है, ये जनवादी गीतों का तट है, और बीच में ये जो नदी बह रही है उनके गीतों की, इन दोनों तटों के बीच से बहती है। शब्द निरंतर प्रभावमान है आज भी। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। 1970 से लेकर 2016 तक लगभग उनके 14 संग्रह आ चुके हैं। ऐसा भी बहुत कम होता है। और देखिए, एक बात विशेष ध्यान रखें, 1970 माने यदि हम 1944 की बात माने उनके जन्म की, हालांकि कहीं उन्होंने रेफरेंस किया 1942 भी है, बहरहाल 1944 की बात है जो पुष्ट रूप में है। तारीख 15 तारीख की है, और वैसे अगर तिथि की दृष्टि से देखें तो अनंत चतुर्दशी जो अभी कुछ समय पहले गुजरी है। कुल मिलाकर कितनी उम्र? 26 वर्ष। और उस समय पुष्ट गीत 1970 में, मतलब ऐसे पुष्ट गीत, जबकि 1970 में उनके गीत के प्रकाशित या वो प्रतीक्षित के प्रकाशित के बाद जो विमोचन कार्यक्रम हुआ उसमें कौन कौन? राजेंद्र प्रसाद सिंह, आश्चर्य होता है, वो मौजूद थे। उमाकांत मालवीय थे, ठाकुर प्रसाद सिंह थे। ऐसे जो दिग्गज नवगीतकार है, ऐसे कई और भी वहां मौजूद थे। और ऐसा ही नहीं है, बहुत सारे लोगों ने उनकी तारीफ की है। न केवल ठाकुर प्रसाद सिंह की बात करें या राजेंद्र प्रसाद सिंह की बात करें या उमाकांत मालवीय की बात करें, या माने इतना नहीं, मैनेजर पांडे, शिव कुमार मिश्र, मैंने सब के सब ये बात मानते हैं कि बिहार की एकमात्र वह कवयित्री हैं जिन्होंने कि इस तरह से गीत और गीत के अंतर्मन को संस्पर्शित किया है। गीत की चेतना को समझना और उसको उस फॉर्म में, उस स्वरूप में बांधना, और बांधना ही नहीं, बल्कि वो शब्दों को केवल इतना ही नहीं है कि भाई तुकांत भी ढूंढ लिए हमने, ये इतना भी नहीं है कि मात्राएं भी ठीक हो गई, नहीं, वो लय, वो धुन, और धुन दोनों ही अर्थों में। धुन केवल कंपोजिशन की बात नहीं है, वो धुन माने वो संलग्नशीलता, समर्पण उस भाव के प्रति, उस चेतना के प्रति, उस कॉन्सेप्ट के प्रति जो उभर रहा है। और वो कॉन्सेप्ट लगातार इतनी जरखेज जमीन है शांति सुमन की, अपनी उसके सृजन की निरंतर। एक और विशेष बात है कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, मैंने बहुत कम, मैं खुद भी नहीं हूं वैसा, मैं नवगीत ही लिखता हूं, पर मैंने जो विपुल कह रहा हूं मैं शब्द, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि इतने अधिक संख्या में गीत लिखे हों। माहेश्वर तिवारी के भी गीत बहुत अधिक संख्या में नहीं है जितना मैं जानता हूं। हाँ, इधर देवेंद्र शर्मा इंद्र को हम जरूर, विपुल बहुत लिखा। ऐसे ही डॉक्टर शांति सुमन ने बहुत लिखा। प्रोफेसर के तौर पर हिंदी की एचओडी रिटायर हुई, बहुत दिन हो गए अब उन्हें रिटायर हुए, लेकिन वो सक्रिय, उनकी सक्रियता ये फिर एक और विशेष बात मैंने महसूस की इन दिनों में। कुछ दिन पहले, कुछ पूरे वर्षों से ही मेरा उनसे सीधा साक्षात्कार नहीं हुआ है, लेकिन फोन पर जो बातें होती हैं उसके आधार पर कह रहा हूं
और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। कम से कम एक इतनी उम्र में भी, इतनी वय में भी वो एक बच्चे की तरह से बात करती है। जब मैं बच्चे की बात करता हूं, इसका तात्पर्य वो बच्चे की से निश्चलता उनमें मौजूद है। यह निश्चलता उनके गीतों में मिलेगी। प्रेम की बात करें, निश्चित रूप में उनके गीत प्रेम के गीत हैं। लेकिन प्रेम के गीत केवल इसी प्रकार से नहीं है, प्रगाढ़, उनमें प्रगाढ़ता है, उनमें आत्मीयता है, उनमें अर्जित साधिकारिकता है उन गीतों में। और वह निज से हर व्यक्ति के अपने जो जिंदगी जो प्रेम की शुरू होती है वो कहीं निज यात्रा से, लेकिन निज से शुरू होकर वह यात्रा गीत की उनकी पर तक जाती है। यह पर जाना या जन तक जाना, इसमें एक विशेष बात और मैंने महसूस की, वो यह कि यदि वो माने जनगीत की बात करते हैं, जनगीत की बात करती हैं, तो वह गीत जनवादी गीत होते हुए भी वैसे गीत नहीं हैं, जो यांत्रिक हो जाते हैं, मैकेनाइज्ड। जब मैकेनाइज हो जाता है गीत, जनवादी भी या कोई भी, किसी भी माने उन बिंदुओं को पहले दिमाग में रखा जाए, तब गीत की संरचना की जाए, तब गीत का कंस्ट्रक्शन हो, तो उस गीत में और स्वतः जन जो अनुस्यूत है उनके चेतना में, और तब गीत उभर के आता है, दोनों में अंतर होता है। ये बात मैंने उनके कई गीतों में देखी है, सुनी है कई बार। उनके आजकल जो हम दूर रहकर लगातार काव्य पाठ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैंने भी काव्य पाठ उनका सुना है, अलग से भी सुना है, बहुत अच्छा पढ़ती ही है, कोई बात ही नहीं है। तो यह है जनवादी चेतना का, ये तो मैंने कहा ना, दो तट है, एक नवगीत का है और एक उनका जनगीत का। और उनके बीच में उनके गीतों के शब्द बहते रहते हैं, अपनी नई नई उद्भावनाओं के साथ मौलिक वो बहते रहते हैं, प्रवाहमान है। प्रकृति उनके कदम कदम पर प्रकृति मिलेगी आपको, सर्वत्र व्याप्त है प्रकृति। लेकिन प्रकृति केवल उस तरह से नहीं है, प्रकृति उनमें वो आरोपित नहीं, केवल प्रकृति का चित्रण, जैसे कभी एक जमाने में हम पंथ के लिए कहते हैं प्रकृति चित्रण हो रहा है, तो एक स्टैटिक सा नहीं, ऐसा नहीं है। प्रकृति के विभिन्न जो अंग उपांग हैं उनका वह उपयोग करती हैं और प्रकृति के माध्यम से भी अपने कथ्य को व्यक्त करती हैं, केवल प्रकृति का चित्रण ही नहीं है। और वह सर्वत्र है अपनी बात कहते हुए, चाहे वो निजी संदर्भ के गीत हों, चाहे वो दूसरे संदर्भ के गीत हों, चाहे सामाजिक सरोकार के गीत हों, चाहे वो जन सरोकार जिसे हम जनवादी कह सकते हैं उनके गीत हों, हर स्थल पर आप ये पाएंगे कि प्रकृति उनकी मौजूद है और वो एक माध्यम चुन लेती है। हाँ, एक बात और कि प्रकृति की बात पर ये जो एक है लाल टहनी पर अड़हुल, ये जो उनका संग्रह है 2016 में, एक प्रकृति की बात गीत में तो है ही। इस संग्रह को, ये जो संग्रह है उनका, ये वाला ये संग्रह जो उन्होंने अर्पित किया है, भेंट किया है अपनी पौत्री को, और जिन शब्दों का प्रयोग किया है उन्होंने, आश्चर्य है कि वो भी प्रकृति के विभिन्न अंगों को लेकर, वो ऐसी है, वो ऐसी है, ये ऐसी है, मतलब तमाम वहां तक माने किसी प्रकार की अपने गीत संग्रह के पौत्री को भेंट करना है, उसमें भी वह प्रकृति उनमें रहती है। तो इसका मतलब यह है प्रकृति उनकी चेतना में अनुस्यूत है, प्रकृति आरोपित नहीं है। नवगीत के बारे में इमेजरी की बात तो कही ही जाती है, बिंब धर्मिता विशेष रूप में है नवगीत में, सभी जानते हैं इस बात को, उनमें भी है एक बिंब, लेकिन वो बिंब, वो चित्र माने स्टैटिक नहीं है, एक तो मतलब लाइवली है, तो जीवंत है, और मैंने बताया वो गतिमान चित्र है,
गतिमान, बिंब जो है गतिमान है। और केवल बिंब को प्रस्तुत कर देना ही उतना नहीं है। बिंब एक बहुत जगह ऐसा देखा है नवगीतकारों को हमने कि वो बिंब सामने आते हैं, लेकिन बिंब बहुत सारे, जैसे मेरे ही कई गीतों में, बहुत सारे गीतों में है मौजूद, लेकिन मेरे भी गीतों में से बिंब माध्यम बन जाता है। कच्ची कुछ वो एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण सहारा बन जाता है कि वह बिंब कहां से कहां बात को ले जा रहा है, वो माध्यम बन जाता है। तो यह भी बात ने मैंने नोट की डॉक्टर शांति सुमन के गीतों में। मैं बल्कि कहूं बेहतर यह होगा कि मैं उनके गीतों को, एक दो गीतों को मैं आपके सामने मैं रखना बेहतर समझूंगा। लगभग इन 14 उनके संग्रह हैं, उसमें एक मैथिली गीत संग्रह भी है, उनके 2 कविता, बहुत लिखा है, 2 कविता संग्रह हैं, उपन्यास है उनका, आलोचना है, उन पर भी आलोचना समीक्षा हो चुकी है। बहुत लंबी यात्रा है उनकी अपने साहित्य की। बहरहाल मैं अभी फिलहाल क्योंकि बहुत संक्षेप में मुझे यहाँ पर बात अपनी कहनी है, आज मात्र इतनी सी बात है कि मैं आपको उनको मैं केवल आज जो शुभकामनाएं वो देना चाहता हूं। तो पहला जो एक संग्रह है उनका, मैं उससे मैं 2-3 मतलब मैं 2-4 मिनट और लूंगा, लेकिन मेरा मन है कि मैं वो बात भी कहूं जो उनके गीतों के माध्यम से कही जा सकती है। देखिए, ये ओ प्रतीक्षित, एक तो आप अपने आप समझ लिए कि वहां यह जरूर है कि ये ओ प्रतीक्षित, यह निश्चित रूप में कहीं एक रोमांच से वाबस्ता है ना। देखें, चलिए। पास मेरे शेष रहे कुछ तस्वीरें, कुछ साए, अब चांदनी टटकी नहीं लगती, सब कुछ वैसी ही वैसी नहीं लगती, ये हवाएं क्वारी आंखों की सब कहीं छुई नहीं लगती, अजाने किस देश रहे सुधियों के दंश अनभाए। देखें, बेहतरीन। या फिर देखें, मेरे तो थे भरे पूरे सवाल, मीत तूने क्या दिए आधे अधूरे जवाब। या फिर आज दहके भी कैसे, आज दहके भी कैसे कि नमी बेहिसाब। देखें आप, सूखे से फूलों को ढूंढती किताब, दर्द पीड़ा, यह कि आंच दहके भी कैसे, नमी बेहिसाब, सूखे से फूलों को ढूंढती किताब, दर्द। और देखें, कचनारी छाह बीच आंगन दिन दिन भर, एक सहज जीवन जी लेने आ क्षण भर। या फिर दूर दूर चलती तो मैं हूं, दूर दूर चलती तो मैं हूं, पीछे तुम छूट छूट जाते। यह शांति सुमन है। देखिए, क्रोशिया काढ़े दिन बीते, क्रोशिया काढ़े दिन बीते, अब तो चूल्हे चौके की बात। यह है ओ प्रतीक्षित के गीत। मैं एक दो गीत, एक इनका संग्रह है एक सूर्य रोटी पर, मैं देखें, और शायद मुझे लगता है गीत गोपाल के पेज पर या कहीं उन्होंने गीत को शायद सुनाया हो, मुझे ऐसा ध्यान पड़ रहा है कि यह भी हुआ भला कथरी ओढ़े ताल मखाने चुनती शकुंतला।